गुब्बारा इतना हल्का कि फूंक मारो तो उड़ जाए, लेकिन कभी गुब्बारे को पानी में डाला है? इस छोटी सी बात में, छोटे से एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ी साइंस छुपी है। खेल के कई गुण छुपे हैं। तो चलिए देखते हैं, देख खेल के। कौन ऐसा है जिसे पानी में खेलना पसंद नहीं? समुंदर में, नदी में या अपने छोटे से स्विमिंग पूल में, हम में से ज्यादातर मौका मिलते ही बस इसमें कूद जाएं। पानी हमें इतना प्यारा है कि कई एक्साइटिंग स्पोर्ट्स सदियों से चलते आ रहे हैं। तैरना, तरह तरह के बोट रेसेस, डाइविंग बोर्ड से कूदना या फिर पहाड़ से समुंदर में छलांग लगाना और समुंदर की गहराई को ढूंढ निकालना, इससे एक्साइटिंग तो और कुछ नहीं है। मगर यह मत सोचिए कि यह बहुत आसानी से हो गया। पानी को काबू करने के लिए इंसान का सबसे बड़ा हथियार रहा है विज्ञान और विज्ञान की समझ। पानी काफी भारी और काफी घना, और इसी पानी में हम तैरते हैं। मतलब पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना आसान नहीं है ये। आज की कड़ी में हम यही बहुत नजदीकी से देखेंगे, कैसे हमारा शरीर ही कभी तो हमारा दोस्त बनता है और कभी हमारा दुश्मन, और कैसे हमने ऊंचाई और गहराई की सीमाएं माप ली हैं। स्विमिंग या तैरने में सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि इसको करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा या एनर्जी लगती है। इसका मुख्य कारण है कि पानी हवा से करीब 1000 गुना ज्यादा डेंस होता है। दौड़ने या साइकिलिंग में हमारी ज्यादातर मसल एनर्जी फॉरवर्ड मूवमेंट में बदली जा सकती है, मगर तैरते समय हमारी 90% से ज्यादा ऊर्जा फ्लूइड रेजिस्टेंस को हराने में लग जाती है। इसीलिए इंसान 100 मीटर तो 10 सेकंड में दौड़ सकता है, मगर तैरते समय अगर आप 5 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ सकें तो काफी अच्छे स्विमर माने जाएंगे। तैरते समय सबसे बड़ा विलन है एक छोटा सा प्यारा सा 4 अल्फाबेट का वर्ड, ड्रैग। और परेशानी की बात यह है कि स्विमर्स को 3 तरह के ड्रैग्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, फॉर्म ड्रैग। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा से गुजरती हुई गोल्फ बॉल के पीछे वैक्यूम बनता है जो उसे पीछे खींचता है, तैरते समय भी स्विमर के सामने एक हाई प्रेशर इलाका होता है और पीछे लो प्रेशर। इससे एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है जो स्विमर की गति धीमी करता है। फॉर्म ड्रैग को कम करने के लिए दुनिया के बेस्ट स्विमर्स अपनी शरीर के शेप और स्विमिंग की तकनीक पर काफी ध्यान देते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा स्विमर। अब ये मत पूछेगा कि इस स्विमर के अंदर गुब्बारा कैसा। इस गुब्बारे के बिना हम स्विमिंग की साइंस समझ ही नहीं सकते। गुब्बारा हमारे अंदर का गुब्बारा, हवा से भरे हमारे लंग्स। हवा से भरे हुए फेफड़ों की वजह से शरीर के ऊपरी हिस्से में उत्प्लावन या बॉयंसी ज्यादा होती है। इससे एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारे शरीर के स्लांट करने की, जिससे छाती और ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है और पैर नीचे की तरफ खिंचते हैं। अच्छे स्विमर्स
सही तकनीक के इस्तेमाल से अपने शरीर को सीधी रखकर तैरते हैं, जिससे ड्रैग कम होता है। पानी और हमारे शरीर की घर्षण की वजह से एक और ड्रैग बनता है, जिसे फ्रिक्शन ड्रैग कहते हैं। शरीर से चिपके हुए सूट्स तैरते समय फ्रिक्शन ड्रैग को कम करने में बहुत काम आती हैं। और फाइनली वेव ड्रैग, जहां फॉर्म ड्रैग स्विमर को पीछे से खींचता है, वेव ड्रैग स्विमर के सामने एक दीवार खड़ी कर देता है। तैरते समय स्विमर के सामने वेव्स बनते हैं। स्विमिंग जितनी तेज होती है, वेव्स उतने ही बड़े होते हैं और तेज तैरना उतना ही मुश्किल। पानी में छलांग लगाते ही जो वेव्स बनते हैं, उसके ड्रैग से बचने के लिए स्विमर्स थोड़ी दूर पानी के अंदर तय करते हैं और पूल में मुड़ने के बाद थोड़ी देर अंडर वाटर स्विमिंग करके आप वेव से बचते हैं, ड्रैग कम होता है और ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। ड्रैग को कम करने के लिए तकनीक सबसे जरूरी है। सबसे तेज स्ट्रोक्स लगाने का मतलब नहीं है कि आप सबसे तेज तैर सकते हैं। इनफैक्ट टॉप लेवल पर जो स्विमर एक लैप में जितना कम स्ट्रोक्स लगाता है, उसकी जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। विज्ञान का एक सीक्रेट बताती हूँ। अच्छी स्विमिंग के लिए जितना ज्यादा पानी कम दूर ढकेलेंगे, उतना ज्यादा मिलेगा थ्रस्ट। तो देखिए आज के एसएमएस क्विज का सवाल। कौन सा एकमात्र स्तनपायी या मैमल है जिसे तैरना सीखना पड़ता है? ए इंसान, बी हाथी, सी घोड़ा या डी बिल्ली? सही जवाब थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे। चलिए तैरते समय बाधाओं की बहुत बात कर ली, अब कुछ बात करते हैं तैरते समय हमारे दोस्तों की, उन चीजों की जो तैरने में हमारी मदद करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से अगर देखा जाए तो स्विमिंग एक और उदाहरण है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तैरते समय हमारे हाथ और पैर पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी उतने ही फोर्स से हमें सामने धकेलता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पानी को पीछे धकेलने से उतना ही फोर्स स्विमर को सामने ले जाता है और यह फोर्स निर्भर है पानी की मात्रा और पानी की त्वरण या एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन के साथ साथ कितने समय में वो एक्सेलरेशन हुआ वो भी जरूरी है, क्योंकि आवेग या मोमेंटम निर्भर है फोर्स और समय पर। 1960s तक यही सबसे साधारण तरीका था स्विमिंग को समझाने का, मगर लोगों की धारणा बदलने लगी। सिर्फ न्यूटन्स लॉज से स्विमिंग को समझाना मुश्किल हो गया। हाथ की गति स्थिर पानी की तुलना में ज्यादा है और गतिशील पानी की तुलना में कम। इसलिए जब स्विमर स्थिर पानी को एक बार गतिशील बना देता है और हाथ और पानी एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, तो पानी से उतना ही रिएक्शन फोर्स पैदा करने के लिए हाथ की गति बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है। ये बात तो साफ हो गई थी कि इस सिक्के का एक और पहलू भी है। वैज्ञानिक ये कहने लगे कि पानी में तैरना हवाई जहाज के उड़ने से कोई अलग नहीं है। चौंक गए? मैं भी चौंक गया था। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले समझते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल को। जब हवा या पानी एक ऐसी चीज की संपर्क में आते हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले ज्यादा कर्व्ड हो, तो जहां ज्यादा कर्व होता है वहां हवा या पानी की गति ज्यादा होती है, क्योंकि कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है और जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा।
जहां प्रेशर कम होता है उस तरफ एक फोर्स लगता है जिसे लिफ्ट भी कहते हैं। तैरते समय हमारे हाथ एक हवाई जहाज की विंग की तरह बर्ताव करते हैं। हमारे हाथ का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले ज्यादा कर्व्ड होता है। जिस तरफ प्रेशर कम होता है उस तरफ एक लिफ्ट मिलता है। लिफ्ट पानी के फ्लो के 90 डिग्रीज पर लगता है, इसलिए स्विमिंग करते समय लिफ्ट स्विमिंग की दिशा में लगता है और स्विमर की गति बढ़ाता है। एक स्विमर की तकनीक समझने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और बर्नौलीज प्रिंसिपल को मिलाकर एक नजरिए से देखना पड़ेगा। ये है मेरा डाइवर, मेरे इशारों पर ऊपर नीचे करता रहता है। वैसे डाइविंग कईयों के लिए तो है खेल और कईयों के लिए काम। कारण कोई भी हो, डाइविंग में भी इस्तेमाल होते हैं वही साइंस के प्रिंसिपल्स, मतलब प्रेशर, एक्सेलरेशन, लिफ्ट, वेट, ड्रैग और थ्रस्ट, मतलब वही बर्नौलीज और वही न्यूटन। तो चलिए देखते हैं कुछ मजेदार डाइविंग और उनसे जुड़ी साइंस। डाइविंग का खेल जितना ही आकर्षक, जितना ही कलात्मक, उतना ही साइंटिफिक भी। कभी यह सोचा है कि डाइवर्स हवा में पलटी मारते समय शरीर को छोटा क्यों कर लेते हैं? इसका जवाब भी है साइंस की दुनिया में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। अगर वस्तु का साइज छोटा कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है और डाइवर ज्यादा तेज स्पिन कर सकता है। बिल्कुल पानी में घुसने से पहले डाइवर अपनी स्पिन रोकने के लिए शरीर का साइज बढ़ाकर अपनी एंगुलर वेलोसिटी कम कर लेता है। और इसी में राज छिपा है डाइविंग का। डाइविंग की साइंस हम इस कागज से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम इस कागज को बिल्कुल ऐसे प्लेन नीचे फेंकें तो ये कैसे गिरेगा? धीरे से। लेकिन अगर हम इसकी यूं बॉल बना दें तो गया ना, चपाक। अब देखते हैं क्विज में पूछे गए सवाल का सही जवाब और वाटर स्पोर्ट्स की कुछ और साइंस। हमने आपसे पूछा था कि कौन सा एकमात्र स्तनपायी या मैमल है जो कि नेचुरल स्विमर नहीं है, जिसे तैरना सीखना पड़ता है। सही उत्तर है इंसान। जी हाँ, हम एकमात्र मैमल हैं जिसे कि तैरना सीखना पड़ता है। समुंदर के लहरों की सवारी, संतुलन का खेल, ऊर्जा का खेल। सर्फिंग का अपना ही रोमांच है, अपनी ही साइंस है। तो चलिए ये भी देख खेल के। सर्फर अपनी बोट पर बैठकर देखते हैं कि एक वेव आ रही है। वो जोर से पैडल करना शुरू करते हैं और वेव के आते ही वो बोट पर खड़े होकर अपने को बैलेंस करते हैं और एक वेव से दूसरे वेव पर उछलते कूदते अपने करतब दिखाते हैं। सवारी रोकने के लिए वो पिछले हिस्से पर वजन डालकर ब्रेक लगाते हैं। सर्फर को सर्फिंग करने के लिए किसी कैलकुलेटर या किताब की जरूरत नहीं है। फिर भी
इस कला में बहुत सारा फिजिक्स इन्वॉल्व है। चलिए कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जहां सर्फिंग और फिजिक्स मिलते हैं। जब सर्फर अपनी बोट पर लेटा होता है तब दो महत्वपूर्ण फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी और उत्प्लावन या बॉयंसी। सर्फर के लिए सबसे जरूरी चीज है बैलेंस। जब निचली दिशा में ग्रेविटी फोर्स और ऊपरी दिशा की बॉयंसी फोर्स एक ही लाइन में हो, इनका जोड़ 0 होता है और सर्फर स्टेबल रहता है। लेकिन अगर सर्फर थोड़ा पीछे की तरफ जाए तो ग्रेविटी बॉयंसी से पीछे चला जाता है और बोट को एक ट्विस्टिंग फोर्स लगता है। इससे बॉइंट फोर्स की पोजीशन बदलती है और बोट तब तक घूमता है जब तक ग्रेविटी और बॉयंसी फिर से एक लाइन में ना आ जाए। सर्फर पैडल करके वेव को पकड़ता है। इसमें भौतिक सिद्धांत स्विमिंग और बोटिंग से मिलता जुलता है। सर्फर भी पानी को पीछे ठेलता है। इस एक्शन का रिएक्शन नाव और सर्फर को अपनी राह पर सामने ले जाता है। सभी सर्फर्स ये जानते हैं कि सर्फिंग का मतलब है एनर्जी से खेलना। वेव से नीचे आते समय वो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी खोते हैं। लेकिन वेव के ऊपर जाते समय वो काइनेटिक एनर्जी खोते हुए ऊंचाई द्वारा निर्मित पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करते हैं। वेव के ऊपर नीचे जाना ही सर्फिंग की आत्मा है। दोस्तों, अंत में यह सफर खत्म होता ही है। सर्फर अपनी बोट पर खड़े होकर ब्रेक्स लगाता है और हंसता हुआ अगली वेव की ओर पैडल करता हुआ चला जाता है। तैरते समय हमारे हाथ और पैर पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी उतने ही फोर्स से हमें सामने धकेलता है। पानी में छलांग लगाते ही जो वेव्स बनते हैं उसके ड्रैग से बचने के लिए स्विमर्स थोड़ी दूर पानी के अंदर तय करते हैं। हमारे हाथ का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले ज्यादा कर्व्ड होता है। जिस तरफ प्रेशर कम होता है उस तरफ एक लिफ्ट मिलता है। लिफ्ट स्विमिंग की दिशा में लगता है और स्विमर की गति बढ़ाता है। अगर वस्तु का साइज छोटा कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है और डाइवर ज्यादा तेज स्पिन कर सकता है। ये मेरी चूड़ी बिल्कुल गोल है। इसे खड़ा करो तब भी गिर जाती है, गोल घुमाओ तब भी गिर जाती है। लेकिन साइकिल का पहिया भी तो गोल होता है, वो तो यूं नहीं गिरता। वो अपना बैलेंस कैसे बनाता है, कभी सोचा है? ये भी तो है कमाल की बात, है ना? हमारी बहू पहली बार घर में आई तो एक सवाल मैंने पूछा, बेटी साइकिल चलाना आता है? चुप हो गई, कहती है डैडी पता नहीं, कभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो हम सब लोग हंसने लगे क्योंकि जिसने साइकिल चलाना सीखा था वो तो कई बार गिरा था, उसके बाद सीखा था। तो ये सीखना क्या होता है वो हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। इसके दो पहिए हैं, वो घूमते हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। जैसे एक टॉप को घुमाओ तो गिरता नहीं है, पर वो काफ़ी नहीं है। करके देखिएगा, इस तरह साइकिल को अगर मैं धकेलूँ थोड़ी दूर जाके फिर गिर जाएगा। इंसान और साइकिल एक चीज़ बन जाते हैं। ये दिखाने के लिए, बेटा इधर आना ज़रा, चला लेते हो ना साइकिल? चलाओ, उधर जाओ पहले घूम के और फिर आके इधर ज़रा घूमते रहो।
ये गए हैं उधर, वापस आना। अब ये आने वाला है तो इसको मैं ज़रा धकेलूंगा, देखिएगा कि ये क्या करता है। आपने इसका फ्रंट व्हील देखा? ये फ्रंट व्हील जो है, आगे का पहिया उधर ही को मुड़ा जिधर को मैंने निकाला था। तो ये क्या कर रहा था बिना सोचे हुए, उधर को गिरने लगा, उसका भार उधर जा रहा था, तो उसने पहिया इधर को मोड़ा, ज़रा आगे जाके ये पहिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरफ को हो गया, फिर उसका भार दो पहियों के बीच में आ गया, वो गिरा नहीं। इसी को साइकिल चलाना सीखना कहते हैं। साइकिल और इंसान एक चीज़ बन जाती है, सोचना ही नहीं पड़ता। बहुत से काम इसी तरह चलते हैं। जरा सोचिए, अगर हवा भी पानी जितनी घनी हो जाए तो हम उसमें भी तैर सकेंगे, मतलब उड़ सकेंगे। कितनी मजेदार बात है ना। पानी की गहराई में स्विमिंग और आसमान की ऊंचाई में उड़ान, दोनों की फिजिक्स एक जैसी, मतलब वही प्रेशर, वही डेंसिटी, वही फोर्सेस की खींचातानी। यही तो है साइंस, और साइंस में ऐसा ही होता है। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है, मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई, 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे, बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरिंदर की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ अरे वो मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले।
अबे यार, वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा। जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी। इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है, और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे नास पीटे, अरे तू चला जा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं। आप जाओ। अरे अरे ओ सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष, मनीष बेटे, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी, बहुत बुरा किया तूने, तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।